मेरे फ्रेंड, वेलकम टू शाइन अवर विद ताजी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 समाजशास्त्र भाग 2 का चैप्टर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो इससे पहले के चैप्टर्स 2 जो हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। जो आपने वो नहीं देखा तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो है ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। तो इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कृषि मजदूरों की निम्न आय का क्या कारण है। जो कृषि मजदूर होते हैं उनकी जो आय होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो इसका क्या कारण है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कृषि मजदूरों के निम्न आय के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है उनका रोजगार असुरक्षित होना। मतलब कि जो कृषि मजदूर होते हैं, जो कृषि करते हैं, उनका जो रोजगार होता है, उनका काम होता है वो असुरक्षित होता है। मतलब कि कोई गारंटी नहीं होती है कि इनका साल भर ये काम चलता रहेगा। सेकंड है, अधिकांश कृषि मजदूर प्रतिदिन दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं। जो अधिकांश मजदूर होते हैं वो प्रतिदिन दिहाड़ी का मतलब होता है रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, इस टाइप से। तो वो रोज़ का कमाई खाते हैं, बनाते हैं और उससे जो भी अपने घर का काम कर लेते हैं, जिससे उनका भी कोई भी जो रुपये हैं वो बचत नहीं हो पाती है। उसके बाद थर्ड है हमारा, वर्ष में अधिकांश दिनों में उनके पास कोई काम नहीं होता है। और जो कृषि मजदूर होते हैं वो पूरे वर्ष कार्य नहीं करते हैं, किसी टाइम उनके पास कार्य होता है और किसी टाइम नहीं होता है। तो यही कुछ कारण है जिनकी वजह से उनकी आय जो होती है बहुत ही ज़्यादा निम्न होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, औपनिवेशिक काल में भारत के में स्थानीय जमींदारी प्रथा किस प्रकार की थी। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। स्थानीय जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदारों को संपत्ति के अधिकार दिए गए। ब्रिटिश लोगों के लिए काम करते हुए उन्हें ज़मीन पर पहले से ज़्यादा नियंत्रण मिला। जमींदारी कृषक टैक्स के रूप में जितनी ज़्यादा उपज और पैसा ले सकते थे लेते थे। जमींदारी प्रथा क्या होता था, जैसे कि कोई गरीब मजदूर होता था, उसने किसी जमींदार से अपने लिए वो उधार लिए, रुपए लिए, ऋण लिया और वो उसे वापस नहीं कर पाया। तो जो उसकी भूमि होती थी किसान की, जो उसकी फसल मतलब कि जो उसका खेत होता था, वो जमींदार अपने पास रख लेता था और उसके बाद जो कृषक होता था वो उस फील्ड पे काम करता था और जितना भी अनाज वगैरह होता था उसका 50% उन्हें देता था और थोड़ा सा खुद रखता था। तो ये होता था ज़मींदारी प्रथा। तो जब ब्रिटिश लोगों के लिए ज़मींदार काम करते थे, उन्हें कुछ ज़्यादा ही नियंत्रण मिल गया था इन सब पे। और वो लोग कृषकों से, जो ज़मींदार होते थे, वो जो कृषक किसान होते थे, उनसे बहुत ही ज़्यादा पैसे ले सकते थे जितना वो ले पाते थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में कौन से मुद्दे अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत की कृषि में निम्नलिखित मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं। जो फर्स्ट है वो है भारत में कृषि पैदावार का कम होना। स्वतंत्रता के बाद जो भारत में कृषि है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लगी। सेकंड है भारत में आयातित अनाज पर अधिक निर्भर होना। मतलब कि जो भारत थे वो आयातित अनाज पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर हो गए थे जो भारतीय लोग थे। थर्ड था ग्रामीण जनसंख्या के एक बड़े भाग का गहन गरीबी का होना। जो ग्रामीण जनसंख्या होती थी वहाँ पे जो एक बड़े हिस्से में बहुत ही ज़्यादा गरीबी होती थी, जिससे वो कृषि वगैरह नहीं कर पाते थे। तो ये सारे कारण थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हदबंदी नियम से के बारे में बताइए। तो आंसर हो जाएगा, इस कानून के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई। प्रत्येक क्षेत्र में हदबंदी भूमि के प्रकार, उपाध्याय व माने इसी प्रकार के कारकों पर निर्भर थी। तो क्या होता था, जैसे कि ज़मींदारी प्रथा के चलते जो लोग होते थे, ज़मींदार होते थे, वो बहुत सारी ज़मीन अपने पास रख लेते थे कि जिसकी भी जो भी किसान उनका व्यय नहीं चुका पाता था वो उसकी ज़मीन रख लेते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये हदबंदी नियम लागू किया गया कि एक परिवार को एक सीमित सीमा दी जाती थी कि आपके पास केवल इतनी ही ज़मीन या भूमि हो सकती है, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो ये जो नियम है ये यही था। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, भूमि सुधार के अंतर्गत ई भूमि से संबंधित कानूनों तथा प्रथाओं में परिवर्तन लाया जाता है। यह सरकार द्वारा आरंभ किया जाता है। इसमें मुख्यतः कृषि भूमि के पुनर्निर्माण पर बल दिया जाता है। तो जो भूमि सुधार होता है, इसी से आप तात्पर्य लगा सकते हैं भूमि का सुधार। तो ये सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए जाते थे। जिन किसानों की भूमि जो होती थी वो बेकार हो जाती थी, उपजाऊ नहीं रह जाती थी, उनको उपजाऊ बनाया जाता था। उसमें उर्वरक वगैरह डाल के सब कुछ अच्छा किया जाता था ताकि उनकी फसल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सके। तो उन्हीं के द्वारा सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम और कानून बनाए गए थे इसके लिए, और भूमि के पुनर्निर्माण पर भी बल दिया जाता था। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कृषक समाज क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषक समाज क्या है। तो देख लेते हैं। वह समाज जो अपने उपभोग के लिए कृषि कार्य करता है, ना कि व्यापार के लिए, कृषक समाज कहलाता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कोई किसान है वो कार्य कर रहा है, कृषि कर रहा है, खेती में पैदावार कर रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि हम अनाज उगाएंगे, इसे खाएंगे, ना कि उसको बेचेंगे। सिर्फ वो उगाता है, अपने घर के लिए ही उगाता है, सीमित रखता है, उसी को खाता है, उसका व्यापार नहीं करता है वो। तो ये जो होते हैं, इस टाइप के जो किसान होते हैं वो कृषक समाज के अंतर्गत आते हैं।
कृषक समाज की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, कौन सी हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है, कृषक समाज में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि होता है। तो जो कृषक समाज होते हैं उसमें जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि ही होता है, क्योंकि वो आप कृषक समाज से ही समझ सकते हैं। सेकंड है, कृषकों की अर्थव्यवस्था का मौलिक स्रोत भूमि होता है। जो कृषक होते हैं उनका जो अव्यय है, खर्चा है, या फिर जो भी उनकी पैसा इनकम है, वो सब उनकी भूमि के द्वारा ही आती है। थर्ड है, कृषक समाज के सदस्यों का जीवन निर्वाह का तरीका सामान्य होता है। जो कृषक समाज होते हैं वो कोई भी विलासिता जैसा जीवन नहीं जीते हैं, वो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संविदा खेती से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। संविदा खेती पद्धति में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा उगाई जाने वाली फसलों का चुनाव होता है। साथ ही कंपनी अपनी जानकारी तथा कार्यकारी पूंजी भी देती है। बदले में किसान बाजार की ओर से आश्वस्त रहता है, क्योंकि कंपनी पूर्व निर्धारित तय मूल्य पर उपज का क्रय आश्वासन देती है। इसका मतलब ये है कि संविदा खेती से मतलब ये है कि जैसे कोई किसान है वो अपनी फसल उगा रहा है, तो उसे पहले से ही कंपनी खरीद लेती है। मतलब कि कहती है आप इतना फसल उगाओ, हम आपको इसी मूल्य पे आपको दे देंगे, हम आपकी फसल इतने मूल्य पे ही खरीद लेंगे, फिर चाहे वो फसल अच्छी हो या फिर बुरी हो। तो ये संविदा खेती होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने किस प्रकार के कदम उठाए हैं? तो चलिए देख लेते हैं। कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने कृषि की आधुनिक पद्धतियों को प्रोत्साहित किया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण अधोसंरचना जैसी संरचना सुविधाएं, सड़कें, बिजली तथा कृषि संबंधी ग्रामीण संरचना में निवेश किया है। तो मतलब क्या किया है कृषि के सुधार के लिए, ताकि जो किसान हैं वो अपनी फसल अधिक से अधिक उगा पाएँ। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि उन्होंने अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं पानी के लिए, उन्होंने बिजली उपलब्ध कराई है, सड़कें उपलब्ध कराई हैं वहाँ तक जाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कार्य किए हैं उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत के लिए हरित क्रांति किस प्रकार लाभदायक थी? तो चलिए देख लेते हैं। हरित क्रांति आप सभी को पता होगा। हरित क्रांति एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें आधुनिक उपयोगों का आधुनिक मतलब कि जो भी आधुनिक उपकरण वगैरह होते हैं, रसायन वगैरह होता है, उनका प्रयोग करके फसल की जो मात्रा होती है उसे अधिक किया जाए। मतलब कि फसल की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा करना ही हमारा हरित क्रांति कहलाता है। तो इस हरित क्रांति की वजह से जो हमारा भारत है उसमें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति के 3 प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो पहला जो है वो है हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण की एक सरकारी कार्यक्रम था। वही जो मैंने अभी बताया कि हरित क्रांति के अंतर्गत आधुनिकीकरण को अपनाया गया था। सेकंड है नई तकनीक द्वारा कृषि उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि। हरित क्रांति के अंतर्गत बहुत सारी नई नई तकनीकों का प्रयोग किया गया, बहुत सारी नई नई मशीनों, उर्वरकों का प्रयोग किया गया, जिससे कि जो फसल है उसकी पैदावार बहुत ही अधिक होती है और उत्पादन का क्षेत्र भी बढ़ता है। थर्ड है दशकों के बाद पहली बार भारत में खाद्यान्न उत्पादन में स्वावलंबी बनने में सक्षम हुआ। बल्कि बहुत ही पहले से जो हमारा भारत था वो अन्य देशों पर निर्भर हुआ करता था कृषि वगैरह के लिए, लेकिन अब जो है हरित क्रांति के आने के बाद हमारा जो भारत है वो स्वावलंबी हो गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार रूपांतरण हुआ? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित रूपांतरण हुए। जो फर्स्ट है वो था, भारत में गहन कृषि के कारण कृषि मजदूरों की आय में वृद्धि दर्ज की गई। बल्कि जो स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में जो कृषि हुई वो बहुत ही तेज़ी से होने लगी, जिससे कि जो मजदूरों की आय थी वो भी बढ़ने लगी। भुगतान में सामान के स्थान पर नकद भुगतान देना प्रारंभ हुआ। मतलब कि जैसे पहले क्या हुआ करता था, जैसे कि हमने अनाज बेचा तो हमें अनाज के बदले में अनाज मिल जाता था। जैसे कि हमने 2 किलो गेहूँ बेचे तो उसी हिसाब से जैसे भी वो देता था, जैसे कि 1.5 किलो चावल दे दिया या फिर 2 किलो ही चावल दे दिया, तो इस टाइप से पहले होता था। लेकिन जब स्वतंत्रता हो गई, हमारे वहाँ जब नए कानून बने, तो जैसे कि हमने चावल दिया तो हमें उसके बदले में पैसे मिलते थे। तो ये सब होने लगा, जिससे कि जो किसान थे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई थी। भूस्वामी तथा कृषि मजदूरों के मध्य पुश्तैनी संबंधों में कमी आई। इसका मतलब क्या है, जो हमारी ज़मींदारी प्रथा थी इसका सीधा मतलब उसी से है। मतलब जो भूस्वामी हैं उससे समझ लीजिए आप ज़मींदार, और जो किसान होते हैं वो कृषि वाले किसान। तो जो पहले होता नहीं था कि इन्होंने सदियों पुराने इनके पापा मम्मी ने कभी कर्ज लिया होगा तब उनकी भूमि उनके पास हो गई थी, तब से वो ज़मींदारी प्रथा के अंतर्गत वो भूमि उन्हीं के पास चल रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था, जिसकी भूमि थी वो स्वयं उस भूमि का मालिक हो गया था। नेक्स्ट है हमारा, मुक्त दिहाड़ी मजदूरों में वर्ग का उदय होना। मतलब कि मुक्त दिहाड़ी मतलब कि किसान अब अधिक से अधिक कार्य करते थे और उन्हें अपना सालाना वेतन इस टाइप से मिलता था। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।